हेलो एंड वेलकम बैक टू ब्ले लर्नर K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया। राइट, लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन सा टॉपिक तैयार करना है। राइट, तो देखिए, पहले इस चैप्टर का नाम था चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। अगर आप बुक देखोगे तो वहां पर आपको ये चैप्टर का नाम मिलेगा चैलेंजेस टू द कांग्रेस सिस्टम। लेकिन इस साल सिलेबस में काफ़ी कुछ बदला गया है, तो इस चैप्टर का नाम भी बदलकर अब पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम्स इन इंडिया हो गया है। एंड जो टॉपिक हमें तैयार करना है वो है कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी एंड कोलिशन सिस्टम। ये टॉपिक हमें तैयार करना है। और एक और चैप्टर था इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, उसको भी मर्ज कर दिया गया है इसी चैप्टर के साथ। मतलब क्या हुआ कि ये जो टॉपिक थे इतने सारे, उनको तैयार नहीं करना है। बेसिकली एक कांग्रेस सिस्टम का जो था ना, वो जो टॉपिक है वो हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। राइट, मतलब इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को भी मर्ज कर दिया गया इसमें, और चैलेंजेस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम का इतना जो टॉपिक था इन सबको नहीं, बल्कि केवल अब कांग्रेस सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी एंड कोलिशन सिस्टम को ही तैयार करना है। राइट, सो इस चैप्टर को चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर का जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट, वहां पर आपको लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो डायरेक्टली। अदरवाइज अगर आप दूसरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। आप सर्च करो डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर ब्लेड लर्नर K12। राइट, ब्लेड लर्नर K12, हालांकि लिंक भी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं कर सकते हो या नहीं करते हो तो आप डिफरेंट वीडियोस में जाकर उन वीडियोस के साथ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। एंड साथ ही आप अगर इस वीडियोस के साथ पूरा जुड़े हुए रहते हो और साथ ही साथ मैं जो क्वेश्चंस आपके साथ बीच में पूछूंगा, आपसे पूछूंगा, अगर आप उनका जवाब देते हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी फीचर हो सकते हो। इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे दिख रहा होगा, blade_learner। राइट, तो वहाँ पर जाकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हो। राइट, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होता है, उसके बाद वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज आज़ाद होते हैं। बहुत सारी कंट्रीज आज़ाद होते हैं एक झटके में। उसमें से इंडिया भी एक पार्ट था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया एंड डिफरेंट अफ्रीकन नेशन। वो जब कंट्रीज आज़ाद होते हैं, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, उनके सामने, उनके लीडर्स के सामने एक चुनौती थी कि अपने कंट्रीज में किस प्रकार की शासन व्यवस्था इस्टेब्लिश करी जाए। क्या ये डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करी जाए, क्या दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम्स को अपने यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए। तो उनमें से बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे देशों के लीडर्स ने ये सोचा कि अभी भी हमारे देश में बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो अभी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना सही नहीं होगा। मतलब उन्होंने सिरे से डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दिया। मतलब उन्होंने कहा कि अब हमारे देश में डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं करेंगे हम लोग, या फिर अगर उन्होंने डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करा भी तो नाम के लिए था। कुछ जगहों पे तो ऐसा भी हुआ कि नॉमिनल डेमोक्रेसी था, मतलब नाम के लिए डेमोक्रेसी, नाम के लिए आप इलेक्शन करा रहे हो। बहुत सारी पार्टीज है वहाँ पर कंटेस्ट कर रही हैं, इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है, कॉम्पिटिशन हो रहा है, बट सही मामले में वहाँ पर वन पार्टी रूल है, या फिर सही मामले में तो वहाँ पर वन लीडर का ही रूल था। आप जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल पढ़ोगे तो वहाँ पे एक रॉबर्ट मुगाबे करके हैं, वो तो एकदम जीवन पर्यंत ही वो वहाँ के प्रेसिडेंट बन के रह गए थे। राइट, सो ऐसी भी चीज़ें देखने को मिली थी बहुत सारी कंट्रीज़ में। एंड कुछ कंट्री में तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश हो गया था। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ था, डायरेक्ट आर्मी रूल इस्टेब्लिश हो चुका था। जैसा आप हाल के दिनों में म्यांमार में देख रहे हो। ठीक है, म्यांमार में क्या हुआ कि अभी हाल ही में वहाँ पर मिलिट्री कू हो गया है। वहाँ पर जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे उसको हटाकर वहाँ पे आर्मी ने कब्जा कर लिया। ऐसे भी देखने को मिले थे। मतलब बहुत सारी जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ है उन्होंने सिरे से कह दिया कि डेमोक्रेसी अभी हमारे बस की बात नहीं। लेकिन इन सब के बीच में हमारा प्यारा भारत, उसने कहा कि नहीं, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, वो हमेशा से डेमोक्रेसी के लिए ही था। हम लोग हमेशा से डेमोक्रेसी के लिए तो आवाज़ उठा रहे थे। आज जब हम आज़ाद हो गए हैं तो अब हमें डेमोक्रेसी को ही इस्टेब्लिश करना है। हम कोई दूसरा ऑप्शन नहीं ट्राई कर सकते। हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है और हम करेंगे। मतलब जहाँ एक तरफ वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करने से मना कर रहे हैं, उस समय भारत कह रहा है कि नहीं, हम डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश ज़रूर करेंगे। और आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी अर्थात उसका एक बेसिक फीचर होता है कि आपके यहाँ पर इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन हो जहाँ पर आपके पास राइट टू कंटेस्ट भी हो और राइट टू वोट भी हो। मतलब लोगों के पास चुनाव लड़ने का भी अधिकार हो और साथ ही साथ वोट देने का भी अधिकार हो। लेकिन अभी भारत में इलेक्शंस नहीं हुए थे जब भारत आज़ाद हुआ था, और जब तक इलेक्शन नहीं हो गए थे उन सब के बीच में एक इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर फंक्शन कर रही थी। मतलब क्या हुआ कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद जब इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाते हैं 1951-52 में, उसके बीच में क्या बिना सरकार के देश चल रहा था? नहीं, उस समय एक इंटरिम गवर्नमेंट काम कर रही थी, अंतरिम सरकार, जो कि चुनी हुई नहीं थी। बेसिकली चुना गया नहीं था डायरेक्टली लोगों के द्वारा, वो इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुने गए थे। बेसिकली वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू आए हुए थे।
1947 में जब हम आज़ाद होते हैं उससे पहले ही 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है, संविधान सभा का गठन किया जाता है, जो आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा इन सब के बारे में, या फिर क्लास 10th में भी, राइट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाता है 9 दिसंबर 1946 को, और इसकी पहली बैठक होती है इस तारीख को, और उसके बाद 1949 के 26 नवंबर को ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, तो कब तैयार होता है? 9 दिसंबर 1946 से बनना स्टार्ट होता है, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनके तैयार हो जाता है, और उसको इम्पोज किया गया था, मतलब उसको इन्फोर्स किया गया था 26 नवंबर 1950 को। अब उसके बाद ये बात उठी कि अब हमारे देश में इलेक्शन करवाने की बात है, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान दिए गए कि हमारा देश कैसा होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी, यहाँ पर रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी। मतलब क्या हो गया, हमारा एक देश भारत अब बन चुका था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। तो जरूरत थी हमारे देश में इलेक्शन करवाने की, इसके लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। अब आपके सामने एक प्रश्न कि किस तारीख को गठन किया गया, क्योंकि उसी तारीख को हम लोग हर साल नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए हम लोगों ने ये इंश्योर कर लिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें दी गई है कि हमारा देश डेमोक्रेसी को ही आगे लेकर चलेगा, हमारे देश में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी, रिपब्लिक गवर्नमेंट होगी। तो उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरत थी किसकी? इलेक्शन कमीशन की। तो हम लोगों ने जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन का गठन कर दिया, और सुकुमार सेन पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि अभी के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो सुनील अरोड़ा साहब हैं। उस समय जो हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर CEC, वो बनाया गया सुकुमार सेन को। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि भारत के प्रथम चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन, राइट। और पहला इलेक्शन होने वाला था 1950 में, ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और ये 1950 में कंडक्ट नहीं हो पाए। ठीक है, 2 बार इसको पोस्टपोन करना पड़ा, और फाइनली 1951 के अक्टूबर से ये स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि पूरे देश में कराना था, और लोकसभा के और विधानसभा के, जो लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है और साथ ही साथ जो विधानसभा है, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन सब के लिए इलेक्शन एक साथ करवाना था। तो एक टीडियस टास्क था, तो 2 बार इसको पोस्टपोन करना पड़ा, एंड फाइनली अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच में इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाता है। 6 महीने का समय लगा कैंपेनिंग में, पोलिंग में, काउंटिंग में, सारा कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में 6 महीनों का समय लग गया, और हर एक सीट पे देखा गया कि ऑन एन एवरेज 4 से ज़्यादा कैंडिडेट खड़े, मतलब यहाँ पर इसमें इंथुजियास्टिकली लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोग खड़े भी हो रहे थे, और साथ ही साथ वोट देने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में लोग उमड़ के आए हुए थे। और हाफ द एलिजिबल वोटर जो उस समय थे ना, मतलब 50% से ज़्यादा उस समय वोटिंग हुई थी। आप देख सकते हो यहाँ पर सीनरीज है, पहले इलेक्शन के कुछ पिक्चर्स हैं जहाँ पर लोग कितना बढ़ चढ़ के उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि एक नया देश और एक नई प्रकार की व्यवस्था। आज तक हम गुलाम देश के नागरिक थे, या कह सकते हो गुलाम थे, और अब हम एक नागरिक के ओहदे में हम जो जाने वाले थे। एंड जब इलेक्शन आता है तो उसमें उस समय बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसे थे, पूरी दुनिया के ही जो क्रिटिक्स थे वो कह रहे थे कि भारत इस प्रकार के प्रोसेस को नहीं कर सकता है। एक गरीब देश, एक निरक्षर देश, उस देश में इतने बड़े लेवल पे इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, या फिर कंडक्ट होगा भी तो वो सही तरीके से भारत को आगे नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि चुनने वाले जो लोग हैं वो अभी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो गरीब है, वो कैसे अपने लिए बेहतर नेता चुन सकते हैं। तो इन सब बातों के बीच में, इन सब एप्रीहेंशंस के बीच में भारत ने इलेक्शन कंडक्ट करवाया, और पूरी दुनिया के जो क्रिटिक्स थे उनके मुंह पर ताला बन गया, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। पहली बार हुआ था कि किसी देश ने शुरुआत से ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया था। मार्क माय वर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि शुरुआत के दिनों से ही यूनिवर्सल एडल्ट सफराज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देना किसी भी देश के लिए पॉसिबल नहीं था। भारत वो पहला देश था जिसने शुरुआत से ही सभी लोगों को मताधिकार दिया था, मतलब वोटिंग राइट्स दिए थे। यूनिवर्सल एडल्ट सफराज या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या होता है कि सभी लोग जो भी एडल्ट हैं उन सबको वोटिंग राइट्स दिए जाए। दुनिया के बड़े बड़े देश, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज़ हो, उन लोगों ने कभी भी शुरुआत से ही सभी लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिए। जैसे अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पर सिस्टमैटिकली दिया गया, जैसे शुरुआत में जो टैक्स पेयर्स थे उनको दिया गया, या आपने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ रखा होगा ना, तो उसमें भी ये चीज़ थी कि शुरुआत के दिनों में जो भी टैक्स पे कर पाते थे कुछ पर्टिकुलर अमाउंट का, उनको पहले वोटिंग राइट्स दिए गए, एंड सो ऑन, उसको इनक्रीज किया गया। विमेन को तो बहुत बाद में, ठीक है। अगर अमेरिका की बात करें तो 1940s में जाकर, पर्टिकुलर 1946 में जाकर विमेन को राइट्स दिए गए वहाँ पर वोटिंग करने का, राइट। तो आप देख सकते हो कि इंडिया आज़ाद हुआ और शुरुआत से ही सबको वोटिंग राइट्स दे दिए, मतलब यहाँ पे कोई बैरियर नहीं, सारे जो एडल्ट्स होंगे वो सारे ही वोट्स कर पाएंगे, वोटिंग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो मतलब
पूरी दुनिया के क्रिटिक्स को इंडिया ने एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर पेश कर दिया, एपिटम के तौर पे कि हाँ हम कर सकते हैं, आप लोग हमारे ऊपर डाउट ना करो, हम इतने बड़े देश में, इतने निरक्षर और इतने गरीब देश में भी इलेक्शन कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री एंड फेयर, राइट। सो लोकसभा की अगर बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती, नो सरप्राइज, कोई सरप्राइज की बात ही नहीं थी, क्योंकि इसके पीछे जीतने की बहुत बड़ी कहानी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि इसका नेशनल मूवमेंट में बहुत बड़ा रोल था। इसको ग्रैंड ओल्ड पार्टी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इनकी स्थापना करी थी, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस की। और उसके बाद से ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा रोल। एक समय ऐसा भी आ गया था कि कहा जाता था कि इंडिया को रिप्रेजेंट कोई कर रहा है तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ही कर रही है, ठीक है। कोई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था उस जमाने में, 1885 से प्रायर की बात कर रहा हूँ, कोई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जो कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। इसलिए इसको बनाया गया 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और ये पूरा नेशनल मूवमेंट जो आप देख रहे हो, फिर गांधी जी ज्वाइन करते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके बाद पूरा जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चलता है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बहुत बड़ी भागीदारी थी। तो इसका लीगेसी था ना, इतने दिनों में काफ़ी पुरानी पार्टी है ना 1885, ग्रैंड ओल्ड पार्टी, तो इतने दिनों में इसका जो फैलाव है पूरे ऑल इंडिया तक पहुंच चुका था, चाहे वो सदर्न इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, नदर्न इंडिया हो, सभी जगहों पे इसका फैलाव था, सभी जगह पे इसके ब्रांचेस थे, राइट। और तरह तरह के लोग, तरह तरह के आइडियोलॉजी के लोग इसमें जुड़े हुए थे, ठीक है। तो मतलब ये कह सकते हो कि अकेली पार्टी थी जो कि पूरे देश में फैली हुई थी, राइट। और अगर आप देखोगे तो इस इलेक्शन में इसको भारी बहुमत से जीत मिलती है इंडियन नेशनल कांग्रेस को, और लीडर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। 489 सीट्स के इलेक्शन हुआ था। आपको पता होगा कि जैसे अभी जो लोकसभा है उसमें 543 सीट्स के लिए वोटिंग होते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शन में। और उस समय 489 सीट्स था, उसमें से 364 सीट्स अकेले कांग्रेस ने जीत लिया, ठीक है। भारी बहुमत से यहाँ पर जीत देखने को मिली इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे तो सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, केवल 16 सीट्स। मार्जिन आप देखो, एक तरफ कहाँ पर 489 में से 364 सीट, 364 सीट, एंड सेकंड जो लार्जेस्ट पार्टी है वो है सीपीआई, केवल 16 सीट। मार्जिन आप देख रहे हो, पता चल रहा है किस मैसिव स्केल पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनाव जीता था। वहीं स्टेट असेंबली की बात करें तो सारे स्टेट में, ऑल ऑफ द स्टेट, इंडिया के जितने स्टेट थे उस समय, जितने समय जो इलेक्शन हुआ था उन सब में कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीती थी। और ये वही समय था जब चाहे वो सेंटर हो या स्टेट हो, सभी जगह पर केवल इंडियन नेशनल कांग्रेस ही जीत पाई थी, ठीक है, कोई और पार्टी थी नहीं, एक्सेप्ट कुछ जगहों पे जैसे ट्रावनकोर, कोचीन, जो कि आज के समय केरला, मद्रास, ओडिशा, कुछ जगहों पे ऐसा है ना जहां पर मेजोरिटी नहीं जीती थी। वो कह रहा हूं मेजोरिटी नहीं था, लेकिन यहां पर भी सरकार बना लिया कांग्रेस ने कोलिशन करके, ठीक है, कुछ पार्टीज को मिला के अपने साथ सरकार बना ली। मतलब चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, सभी जगह पे सरकार केवल कांग्रेस की। हाँ, कुछ जगहों पे मेजोरिटी नहीं मिला था, जैसे मैंने आपको बताया ट्रावनकोर, कोचीन, केरला, जो पार्ट ऑफ केरला है, मद्रास है, ओडिशा। हालांकि केरला जो है ना बाद में एग्जिस्टेंस में आता है, उस समय पहले ट्रावनकोर, कोचीन था, केरला बाद में एक स्टेट बनता है। सो मद्रास, कोचीन एंड मद्रास, ओडिशा एंड ट्रावनकोर, कोचीन, इन सब जगहों पे मेजोरिटी तो नहीं मिला, लेकिन सरकार बना लिया कांग्रेस पार्टी ने, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मतलब आप कह सकते हो कि उस समय वन पार्टी रूल, टाइप ऑफ वन पार्टी रूल था यहाँ पर। लेकिन वर्ल्ड के ऐसे कंट्रीज जहाँ पर वन पार्टी रूल है और इंडिया में जो वन पार्टी रूल है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको हम लोग आगे देखेंगे इस चीज़, ठीक है। सो हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर आप देख सकते हो पार्टीज, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन कि कहाँ पर कितने पार्टी, कौन से पार्टीज कहाँ पर कितने मार्जिन से जीत रही थी, ठीक है। यहाँ पर आप चीज़ें देख सकते हो, ये जो आप देख रहे हो ना, ये कलर, ये सब कांग्रेस पार्टी के, इन सब में आपको देखने को मिल रहा होगा कि सभी जगहों पे कांग्रेस पार्टी ही मेजोरिटी में आ रही है और वहाँ पे सरकार बना रही है। फिर क्या होता है, इसका ये दौर चलता है 1951 से 56 तक, पहली सरकार चलती है और उसके बाद सेकेंड एंड थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं और उन सब में कांग्रेस पार्टी जीतती है एंड 3/4 सीट लगभग सभी जगहों पे इसको मिल जाता है। किसको? कांग्रेस पार्टी को। कोई भी अपोजिशन पार्टी इवन 1/10 सीट भी नहीं जीत पा रही थी। अगर आपको बताऊं कि लोकसभा में अगर आपको अपोजिशन पार्टी बनना है तो आपको 1/10 सीट आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 543 है ना मेंबर, ठीक है, लोकसभा के, उसका 1/10 आपको आना चाहिए, तब जाके आप अपोजिशन पार्टी बनते हो, तब जाके आप अपोजिशन पार्टी बनते हो। लेकिन उस समय ऐसी चीज़ें थी, ऐसी स्थिति थी कि उस समय कांग्रेस पार्टी 3/4 सीट
एंड कोई भी एक पार्टी इवन 1/10 सीट भी नहीं जीत पा रही है। इस कदर कांग्रेस का डोमिनेंस हुआ करता था। और अगर स्टेट असेंबली की बात करूं तो कुछ एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी जगहों पे भी कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना लिया था। बाकी जगहों पे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, कुछ जगहों पे छोड़ के। जैसे आपको बताऊं कि केरला में 1957 में जब इलेक्शन होता है तो वहां पर एक कोलिशन बनता है, सीपीआई पार्टी वहां पर सरकार बनाती है और नामोदरी पाल जी वो हमारे देश के पहले नन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बने थे। याद रखिएगा, नामोदरी पाल वाज द फर्स्ट नन कांग्रेस चीफ मिनिस्टर इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया एंड ही वाज फ्रॉम केरला। केरला में सीपीआई बनाती है। लेकिन वहां पर भी क्या होता है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है, वहां पर फिर से इलेक्शन होते हैं और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती है एंड सीपीआई को वहां से डिसॉल्व कर दिया जाता है उनकी गवर्नमेंट को। तो वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में तो मैसिव विक्ट्री कांग्रेस को मिला था। सेकेंड एंड थर्ड इलेक्शन में भी यही स्थिति हुई और कांग्रेस पार्टी ने 3/4 सीट आराम से जीत लिए और कोई भी अपोजिशन पार्टी इवन 1/10 सीट भी नहीं जीत पाई। केवल एक केरला की अगर बात करूं तो वहां पर सरकार बना लिया कि इन्होंने, सीपीआई ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। नामोदरी पाल वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि कुछ दिनों के बाद वहां पर उनको भी डिसॉल्व कर दिया गया, मतलब वो जो सीपीआई थी उनको वहां से वो जो असेंबली चुन के आई थी उस गवर्नमेंट को भी वहां से डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद कांग्रेस वहां पर फिर से बन जाती। तो ये चीज़ है। अब कांग्रेस के इतने मैसिव विक्ट्री के पीछे एफपीटीपी ने सिस्टम ने भी काफी अच्छा रोल प्ले किया, मतलब उसने भी इसको सपोर्ट किया। अभी एफपीटीपी सिस्टम क्या होता है ये आपने क्लास 11 में पढ़ रखा है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। देखिए आपको पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के बारे में बता देता हूँ। देखिए दो टाइप के वोटिंग पैटर्न होते हैं या सिस्टम ऑफ इलेक्शन होता है। एक होता है एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि कोई एक सीट है, ठीक है, कोई एक सीट है, यहाँ पर इलेक्शन हो रहा है और यहाँ पर 100 वोटर्स हैं, 100 वोटर्स हैं एंड 3 पार्टीज है, पार्टी ए, बी एंड सी। ठीक है, ये 3 पार्टी है, पार्टी ए, पार्टी बी एंड पार्टी सी। 100 वोटर्स। अब मान लीजिए कि ए को मान लीजिए 40 वोटर्स ने वोट किया, तो मतलब ए को 40 वोट्स मिले। ठीक है, बहुत बढ़िया। पार्टी बी को कितने? 30। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड पार्टी सी को भी 30 वोट्स मिलते हैं। अब कौन जीता? सिंपल सी बात है, पार्टी ए इज द विनर, पार्टी ए जीत जा रही है यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप सही मामले में देखोगे तो 40 वोट्स ही इनको मिले हैं, मतलब 40 लोगों ने ही चाहा है कि पार्टी ए जीते, लेकिन 60 लोगों ने रिजेक्ट किया है पार्टी ए को। अगर आप देखोगे तो ये भी चीज आपको समझ में आ रही होगी कि पार्टी ए को केवल 40 लोगों ने चाहा है कि वो जीते, लेकिन 60 लोगों ने उनको मना किया है, पार्टी ए के अगेंस्ट में वोट किया है। लेकिन फिर भी पार्टी ए जीत पा रही है बिकॉज ऑफ एफपीटीपी सिस्टम। एफपीटीपी सिस्टम ये कहता है कि जिस भी पार्टी को या जिस भी कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट्स और अदर पार्टीज, वो चुनाव जीत जा रही है। यही चीजें हो रही थी। वो कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी को ही बाकी सबसे ज्यादा वोट्स मिल रहे थे और बाकी सबको कम वोट्स इसलिए मिल रहे थे क्योंकि वो काफी ज्यादा डिवाइडेड थे एंड कांग्रेस पार्टी को भले 50% वोट ना मिले लेकिन उनको बाकी सबसे ज्यादा मिल रहा था, इस कारण से वो चुनाव जीत पा रहे थे। तो ये एफपीटीपी सिस्टम ने भी उनको हेल्प करा था जीतने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा एकदम बना हुआ है, मीनार्स बने हुए हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी, दोनों में ही, मतलब तीनों में ही कांग्रेस पार्टी मैसिव विक्ट्री के साथ आगे आ रही थी। ठीक है, ये चीज़ है। केवल केरला के बारे में मैंने आपको बताया कि 1957 में यहाँ पर क्या होता है कि सीपीआई की गवर्नमेंट बनती है, राइट। तो आप ये बुक में देख सकते हो, ये चार्ट आपको बुक में दे रखा है, इससे आप रेफर कर सकते हो कि कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से डोमिनेट कर रही थी इंडियन गवर्नमेंट को या इंडियन पूरे सिस्टम को। ठीक है, यहाँ पर कम्युनिस्ट विक्ट्री के बारे में मैंने आपको बता रखा है, ये भी आप पढ़ सकते हो। इसमें मैंने आपको बताया ईएमएस नामोदरी पाट जो वहाँ के बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। ठीक है, लेकिन उनको फिर हटा दिया गया, इमरजेंसी लगा के चीज़ें कर दी गई। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, अब आखिर हो क्या रहा था? तो देखिए कुछ चीज़ें आप समझिए। पहले कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस है, ठीक है, जैसे चाइना, क्यूबा, सीरिया। वहाँ पर तो कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोल रखा है कि यहाँ पर केवल सिंगल पार्टी का ही रूल होगा। मतलब चाइना, क्यूबा, सीरिया, इन सब देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि केवल एक ही पार्टी रहेगी। आप अच्छे तरीके से जानते हो चाइना का एग्जाम्पल, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी है, वही मतलब सीसीपी जो है वहाँ पर, वही हमेशा रूल करेगी, चाहे अभी या आगे भी। मतलब वहाँ पे कोई अदर पार्टी है ही नहीं। चुनाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ठीक है, वहाँ पर चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, सब कुछ होता है, लेकिन पार्टी एक ही खड़ी होती है और एक ही जीतती है। ठीक है, ये वही चीज़ हो गई कि
चित भी मेरी पट भी मेरी, ठीक है, वो वाली चीज़ों की जो सोले में सिक्का था ना, हेड एंड टेल वाला, तो वही टाइप ऑफ सिस्टम की, इधर भी आया तो हम ही जीतेंगे, उधर भी आया तो हम ही जीतेंगे, तो बस यहाँ पे नाम के लिए तो इन देशों में इस प्रकार का वन पार्टी डोमिनेंस है। फिर अगर आप देखोगे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया के बारे में, तो यहाँ पर लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स के कारण वहाँ पर वन पार्टी रूल है, राइट। यहाँ पर कुछ लॉ में इस प्रकार की चीज़ें लिखी गई है, या फिर यहाँ पर मिलिट्री का रूल हो जाता है, तो इन देशों में वन पार्टी डोमिनेंस इसलिए देखने को मिला। फिर मैक्सिको, साउथ कोरिया, ताइवान, उसमें पिछले कुछ सालों तक देखा गया है कि वहाँ पर इफेक्टिवली वन पार्टी डोमिनेंट स्टेट्स ही है, मतलब दूसरे पार्टी तो हैं, फंक्शन तो करते हैं, लेकिन केवल एक ही पार्टी जीत के आ रही है, ठीक है। प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली वहां पे बहुत सारी पार्टीज हैं, कंटेस्ट कर रही है इलेक्शन, लेकिन जीतती है केवल एक पार्टी। चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस पता कर रहे होगे, मतलब चाइना, क्यूबा और सीरिया ऐसे देश है जहाँ पर केवल सिंगल पार्टी रूल ही हो सकता है, कोई अदर पार्टीज है ही नहीं, बिल्कुल एक ही पार्टी जीतेगी। म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड एरिट्रिया में लीगल एंड मिलिट्री मेजर्स के कारण वहाँ पे वन पार्टी डोमिनेंस है। एंड मैक्सिको, साउथ कोरिया एंड ताइवान में कुछ सालों पहले तक वहाँ पर दूसरे पार्टीज तो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एक ही पार्टी चुनाव जीत कर आती थी। ये स्थिति है वन पार्टी डोमिनेंस की, राइट, ये चीज़ है। लेकिन इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है, इंडिया में जो वन पार्टी रूल है, आपने यहाँ देखा कि पहले जनरल इलेक्शन हो, दूसरा जनरल इलेक्शन हो, तीसरा जनरल इलेक्शन हो, उन सब में कांग्रेस पार्टी मैसिवली जीत कर आ रही है। तो क्या आप कहोगे कि इंडिया में भी वन पार्टी रूल आ गया है? और ये बिल्कुल सिमिलर है इन सारी कंट्रीज को साथ, जैसे चाइना में है, क्यूबा में है, साउथ कोरिया, मैक्सिको, इन सब देशों में, क्या आप कहोगे? नहीं, बिकॉज इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो दूसरे देशों के डोमिनेंस से अलग है, बिल्कुल अलग है। देखो, इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो डेमोक्रेटिक है। क्यों? इंडिया में कायदे से डेमोक्रेसी के नॉर्म्स को फॉलो करने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत रही है। समझ में आ रहा है? इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है यहाँ पर, और वो फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शन करवा रहे हैं। बहुत सारी अदर पार्टीज है, बहुत सारी पार्टीज है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी है, स्वराज पार्टी है, एंड बहुत सारी और भी पार्टीज हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो उन सब के साथ होते हुए भी कांग्रेस पार्टी जीत रही है, तो इसको आप उन देशों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैक्सिको की अगर बात करूँ, मैक्सिको में एक पार्टी है PRI, ठीक है। वहाँ पर क्या होता था कि इलेक्शन तो होते थे, लेकिन PRI हर बार जीतती थी। क्यों? क्योंकि वो चीटिंग करती थी, बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस को फॉलो करती थी, जो आपने पढ़ रखा होगा, क्लास 9th में ये चीज़ें दे रखी है। वहाँ पर क्या होता था कि फोर्स किया जाता था कि स्कूल के टीचर्स को कि आप बोलो पेरेंट्स को कि आप केवल PRI को वोट करो। एन समय पे जो वोटिंग बूथ्स होते थे उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता था। बहुत सारे मैल प्रैक्टिसेस होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस है वो डेमोक्रेसी के साथ है, तो इसलिए आप कह सकते हो कि उन देशों का वन पार्टी रूल और हमारे देश का वन पार्टी रूल बहुत डिफरेंट। उन देशों में डेमोक्रेसी को मतलब कह सकते हो सूली पे चढ़ा के उसके बाद वन पार्टी रूल है, हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ वन पार्टी रूल है। ये तो कांग्रेस का लेगेसी है ना। कांग्रेस ने जो इतना बड़ा एस्टैब्लिशमेंट कर रखा था, इतना फैला रखा था अपना पूरा नेटवर्क, और आगे चीज़ें हम लोग और भी देखेंगे क्यों कांग्रेस मतलब इतना डोमिनेट कर रही थी हमारी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ हमारे देश में कांग्रेस पार्टी जीत रही थी, ठीक है, ये चीज़ है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड कांग्रेस डोमिनेशन, कि कांग्रेस डोमिनेट क्यों कर रही थी, चाहे वो सेंटर की बात हो या स्टेट्स की बात हो, सभी जगह पे कांग्रेस पार्टी ही क्यों जीत रही थी। सबसे पहला लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, क्योंकि फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस पार्टी ने ही बहुत इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, आप कह सकते हो, और बहुत दिनों से, बहुत सालों से इंडिया को वो एक दिशा दे रही थी, और कांग्रेस पार्टी का ही प्रभाव था जो कि इतने बड़े लार्ज स्केल पे था। मतलब दूसरी पार्टीज भी थी, लेकिन उनका उतना लार्ज स्केल पे इतना प्रभाव नहीं था जितना कांग्रेस पार्टी का था। तो आप कह सकते हो कि फ्रीडम स्ट्रगल में कांग्रेस के पार्टिसिपेशन के और उस समय के इसके कार्यों के कारण ही कांग्रेस पार्टी डोमिनेट करी थी, ये पहला रीज़न है। दूसरा, ये एक वेल ऑर्गेनाइज पार्टी थी, कैडर था इसका बहुत वेल ऑर्गेनाइज था, एंड ज़्यादातर पार्ट में मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्रीज हैव कांग्रेस नेटवर्क, हैव द नेटवर्क ऑफ कांग्रेस। मतलब दूसरी पार्टीज थी, लेकिन उनका जो एरिया था वो बहुत कम था। कांग्रेस पार्टी का जो एरिया था ना, पूरे ऑल ओवर इंडिया कह सकते हो, पैन इंडिया था। मतलब ज़्यादातर एरियाज में फैला हुआ था कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सदर्न इंडिया हो, नदर्न, ईस्ट, वेस्ट, मतलब पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी का फैलाव था। और जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद कांग्रेस एक रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन बन चुका था, रेनबो लाइक पार्टी जो बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में दूसरे टाइप के आइडियोलॉजी के लोग भी उसमें सम्मिलित थे।
अगर आप देखोगे फ्रीडम स्ट्रगल के समय में भी कांग्रेस पार्टी जमींदार को लेके ही चल रही थी और दूसरी तरफ पीजेंट्स को लेके ही चल रही थी। देखो दोनों कन्फ्लिक्टिंग है। जमींदार के जो इंटरेस्ट होंगे वो पीजेंट्स के इंटरेस्ट के उलट होंगे और पीजेंट्स का जो इंटरेस्ट होगा जमींदार के इंटरेस्ट के उलट होगा। ठीक वैसे ही इंडस्ट्रियलिस्ट को भी लेके चल रही थी और साथ ही साथ वर्कर्स को भी लेके चल रही थी कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर फिर से आप देख रहे हो कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी के लोगों को साथ लेके चल रही है। हाई कास्ट हिंदूज को भी एंड साथ ही साथ दलित को भी लेके चल रही थी। तो यहाँ पर चीजें इस प्रकार से हो रही, मुस्लिम्स को भी लेके चल रही है। तो एक रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन था। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजी, कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज के साथ भी एक साथ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा करती थी। ये सबसे अनोखी बात थी कांग्रेस के साथ। आज में आप देखोगे पीजेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट को भी रिप्रेजेंट कर रही थी कांग्रेस। अर्बन ड्वेलर्स या विलेजर्स मतलब शहरी लोगों और गांव के लोगों सभी का रिप्रेजेंटेशन था कांग्रेस में। वर्कर्स का भी रिप्रेजेंटेशन था, वहीं ओनर्स का भी रिप्रेजेंटेशन था, लोअर एंड अपर क्लासेस एंड कास्ट का भी रिप्रेजेंटेशन था। मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स का भी रिप्रेजेंटेशन आप कांग्रेस में देख सकते हो। मतलब एक रेनबो लाइक इंस्टीट्यूशन हुआ करती थी कांग्रेस उस समय। ठीक है, तो ये चीज़ है। साथ ही साथ टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट भी था। मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस में कोलिशन का फॉर्म देखने को मिलता था। मतलब दो अपोजिट आइडियोलॉजी के लोग इसमें रहा करते थे और कांग्रेस पार्टी एक बैलेंस बना के रखती थी। एक बैलेंस नहीं होता तराजू वाला, बैलेंस बना के रखती थी। ना ज़्यादा इधर की तरफ टिल्ट, ना ज़्यादा इधर की तरफ टिल्ट। और ये बहुत अच्छी चीज़ थी। कॉम्प्रोमाइज़, इंक्लूसिवनेस, सबके साथ इंक्लूसिवनेस के साथ रहना है। मतलब सबको इंक्लूड करके चल रहा है। किसी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि हमें कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही। ठीक है, ये चीज़ इसका हॉलमार्क था, कांग्रेस का हॉलमार्क था कि इसमें किसी भी फैक्शन को, किसी भी ग्रुप को, सोशल ग्रुप को एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा, सबको साथ में लेके चला जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि किसानों को भी लिया जा रहा है, लैंडलॉर्ड को भी लिया जा रहा है, अर्बन पीपल को भी लिया जा रहा है, विलेजर्स को भी लिया जा रहा है एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी। तो कॉम्प्रोमाइज़ के साथ इंक्लूसिवनेस ये कांग्रेस पार्टी के हॉलमार्क हुआ करते थे। एंड अपोजिशन पार्टी के लिए दिक्कत हो जाता था। अपोजिशन पार्टी किसी के लिए आवाज़ उठाते थे, फॉर एग्जाम्पल के लिए जमींदार के लिए आवाज़ उठाते थे, कांग्रेस पार्टी कहती थी कि भाई ये तो आवाज़ हम ही उठा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मतलब उनका बेस नहीं बन सकता है ना। सोचो आप, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक पार्टी है, वो अब आवाज़ उठा रही है दलित्स के लिए, ठीक है, लेकिन दलित्स की आवाज़ तो पहले से कांग्रेस उठा रही है। तो दलित उस पार्टी के साथ, जो अदर पार्टीज है, उसके साथ क्यों जुड़ेगी जबकि कांग्रेस उनको अपने साथ लेके चल रही है? तो ये काफ़ी दिक्कत हो जाया करता था पुरानी, मतलब दूसरी अपोजिशन पार्टीज के लिए, कि वो दूसरे जो सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है उसको अपनी साथ नहीं खींच पा रही थी, क्योंकि कांग्रेस में सभी का रिप्रेजेंटेशन था। एक पार्टी ऐसी थी कांग्रेस जिसमें सबका रिप्रेजेंटेशन है, तो दूसरी पार्टी कैसे ग्रो कर सकती थी? ये चीज़ था। तो आप कह सकते हो यहाँ पर ट्रू नेचर ऑफ कोलिशन देखने को मिलता था। और जो अलग अलग आइडियोलॉजी के लोग थे उनको फैक्शंस कहा जाता था। जो पीपल अलग अलग आइडियोलॉजी के थे उनको फैक्शंस का, जैसे एक कह सकते हो कि दलित्स का अलग फैक्शन था, लैंडलॉर्ड्स का अलग फैक्शन था, या पीजेंट्स का अलग फैक्शन था। तो ऐसे फैक्शंस हुआ करते थे। ठीक है, और लीडर्स अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ विद इन कांग्रेस रह सकते थे। मतलब कांग्रेस एक रेनबो लाइक स्ट्रक्चर था। अपने अपने रंग के साथ, अपनी अपनी आइडियोलॉजी के साथ, अपने अपने इंटरेस्ट के साथ आप कांग्रेस के अंदर ही रहो। एक अम्ब्रेला लाइक इंस्टीट्यूशन था। मतलब आपके आइडियोलॉजी अलग है, आपके 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 इंटरेस्ट अलग है, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस के ही पार्ट बनकर रहोगे। राइट, तो हम साथ साथ है वाली फीलिंग यहाँ पर आ रही थी। तो ये चीज़ था, मतलब एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म था। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इवन कांग्रेस के विदिन ही देखने को मिलता था। मतलब कांग्रेस के विदिन ही कॉम्पिटिशन होता था, कांग्रेस के विदिन ही कॉम्पिटिशन देखने को मिलता था। एंड इस सिस्टम को कहा जाता था कांग्रेस सिस्टम। क्यों? क्योंकि कांग्रेस एक रूलिंग पार्टी की तरफ भी थी और अपोजिशन पार्टी की तरफ भी थी। ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं। कांग्रेस रूलिंग पार्टी बिकॉज वो जीतती थी। पहले इलेक्शन में आपने देखा, सेकंड में, थर्ड में इलेक्शन में देखा आपने कि मैसिव विक्ट्री यहाँ पर देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी को। और कांग्रेस अपोजिशन के तौर पे भी काम करती थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस के अंदर बहुत सारे फैक्शंस है ना, तो सबके इंटरेस्ट तो समान नहीं होंगे। तो अपोजिशन का काम क्या होता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना, या गवर्नमेंट के जो लूप होल्स है उनको क्रिटिसाइज करना। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही इतने सारे फैक्शंस है ना, वो सभी कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट में भी आवाज उठा लेते थे। जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी जीत के आई है गवर्नमेंट में, एंड उन्होंने किसान के लिए कोई या फिर आप कह सकते हो कि लैंडलॉर्ड के लिए कोई पॉलिसी लेके आए, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही किसान नेता भी तो है ना जो कि उसको अपोज करेंगे। या फिर आप अगर कहो कि जैसे मान लीजिए कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई पॉलिसी लेके आए या कैपिटलिस्ट के लिए कोई पॉलिसी लेके आए, तो कांग्रेस पार्टी के विदिन ही लेबर को रिप्रेजेंट करने वाले लोग या सोशलिस्ट पैटर्न को फॉलो करने वाले लोग भी तो है ना। तो मतलब क्या हुआ, वो लोग आवाज़ तो उठाएंगे ना। तो कांग्रेस पार्टी के विदिन ही
रूलिंग नेचर एंड अपोजिंग नेचर दोनों देखने को मिलता था, और इसी सिस्टम को कहा जाता है कांग्रेस सिस्टम, राइट। ये चीज है कांग्रेस सिस्टम के बारे में। सो ये दौर चला, एंड उसके बाद क्या होता है कि 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनका देहांत हो जाता है, और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है, एक वैक्यूम जो इंडियन पॉलिटिक्स में था क्रिएट हो गया था, क्योंकि इतने ह्यूज जो लीडर थे, बहुत बड़े जाइंट लीडर आप कह सकते हो कि उस समय इनका जो प्रभाव था ना केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में इनका बहुत बड़ा प्रभाव था। इन्होंने बहुत सारी और भी चीज़ें करी थी वर्ल्ड के लेवल पे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। NAM जैसे नॉन अलाइन्ड मूवमेंट है, या फिर दुनिया के पीस की बात थी, आर्बिट्रेशन से दुनिया के जो भी मुद्दे हो रहे हैं उनको सुलझाने की बात थी। तो मतलब ना केवल इंडिया में बल्कि वर्ल्ड के स्टेज पर भी ये एक बहुत बड़े नेता थे, और उनका देहांत हो जाना, और वो भी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, भारतीय पॉलिटिक्स के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था और बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो गया था। अब ये बात उठी कब उनका सक्सेसर किनको बनना चाहिए, उनका सक्सेसर अब किनको बनना चाहिए। तो देखिए, जब तक नया सक्सेसर नहीं चुना गया तब तक गुलजारीलाल नंदा जो थे उनको बना दिया गया इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, राइट, ये कह सकते हो। अब उसके बाद ये चुना जाना बाकी था कि अब नेहरू जी को सक्सीड कौन करेंगे। उस समय जो कांग्रेस के लीडर्स थे, कांग्रेस के उस समय जो बड़े बड़े कद्दावर नेता थे, उन लोगों ने शास्त्री जी का नाम सुझाया। शास्त्री जी अनडिस्प्यूटेड लीडर्स, उस समय उनके शायद विरोधी कोई नहीं हो सकते थे, ना उस समय बल्कि आज के समय में भी उनके विरोधी शायद कोई ना हो, और वो यूपी से आते थे, और नेहरू जी की गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रह चुके थे। इवन एक बार वो रेल मिनिस्टर भी थे, लेकिन एक रेल एक्सीडेंट होता है और उसकी जिम्मेवारी उन्होंने, नैतिक जिम्मेवारी लेकर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था, राइट। ये चीज़ें हुआ करती थी। तो शास्त्री जी एक अनडिस्प्यूटेड लीडर थे, तो इनको कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इनको अपना नेता चुना, और उसके बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उनकी कुछ लाइफ के बारे में जिक्र है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री हमारे बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ये 1964 से 1966 के बीच में रहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और अगर आप देखोगे तो इसके बीच में इनके प्रधानमंत्री रहते हुए हमारी कंट्री को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, जिसमें से दो बड़े चैलेंज थे। पहला कि चाइना के साथ जो लड़ाई हम लोगों ने लड़ा था 1962 में, जिसे हम लोग हार गए थे, उसके प्रॉब्लम से अभी हम लोगों को रिकवर होना बाकी था। मतलब जो इकोनॉमिक जो भी हम लोगों को सेटबैक मिले थे उससे रिकवर हम लोग कर ही रहे थे, कि बीच में मानसून भी फेल हो गया, और उसके बाद सीरियस फूड क्राइसिस हमारे देश में देखने को मिला। मतलब हमारे देश में एक तो रिकवर हम लोग कर ही रहे थे, इकोनॉमिक सिचुएशन हमारा डिटेरिएट हो चुका था, लेकिन उसी बीच में मानसून भी फेल हो गया, हमारे देश में सूखा पड़ गया, हमारे देश में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, एंड उसी के बीच में पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी लड़ना पड़ा। मतलब बीच में पाकिस्तान भी कूद गया, और 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे। मतलब इनका जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल था ये चुनौतियों से भरा हुआ था। एक तरफ जहाँ पर चाइना के साथ वॉर के साथ हम लोग इकोनॉमिक रिकवरी हो ही रही थी, बीच में मानसून खराब हो गया, ड्रॉट पड़ गया, हमारे देश में फूड ग्रेन्स की कमी हो गई, और बीच में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान, राइट। फाइनली 1966 में 10 जनवरी की इनका एक रहस्यमयी तरीके से इनकी मौत हो जाती है। ये बेसिकली ताशकंद गए थे, उज्बेकिस्तान की करंट डे। उज्बेकिस्तान एक देश है, उस समय एक सोवियत यूनियन का पार्ट था, और उसकी राजधानी ताशकंद, वहाँ पर गए थे, ठीक है। वहाँ पर पाकिस्तान के भी जो लीडर थे वो आए हुए थे, और उनके साथ एक ट्रीटी साइन करना था। बेसिकली 1965 में जो वॉर हुआ था ना, उसको ख़त्म करने के लिए ट्रीटी साइन करने हुए गए थे। लेकिन ट्रीटी साइन करने के बाद इनकी उसी रात या अगले दिन आप कह सकते हो कि उसी रात उनकी मौत हो जाती है, ठीक है। एक रहस्यमयी बात है, अब उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में नहीं जाएंगे। कहा जाता है कि रशिया मतलब सोवियत यूनियन का जो स्पाई एजेंसी है KGB, उन्होंने मारा, या सो अन्य बहुत सारी ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आज तक क्लियर नहीं हो पाए। तो ये चीज़ें, तो इनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल इन सब चीज़ों से जूझता रहा। फिर कुछ ही सालों के बीच में, मतलब 2 से 3 सालों के बीच में भारत में 2 बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि अब कौन, हमारे देश के जो लीडर थे, कद्दावर लीडर नेहरू जी, वो चले गए, उनके बीच में उसके बाद जो शास्त्री जी आए, अब वो भी चले गए। अब कौन, अब ये चीज़ें अब शुरू हो गई कि अब कौन बनना चाहिए। उसी बीच में एक लीडर थे जिनका नाम था मोरारजी देसाई, और कहा भी जा रहा था कि मोरारजी देसाई जो है ना, वो नेहरू जी के सक्सेसर है, और ट्रू सक्सेसर आप कह सकते हो, राइट। उस समय ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उस समय कांग्रेस में प्रभुत्व था कामराज का, निजलिंगप्पा का, और ये ऐसे लीडर थे जिनको किंग मेकर कहा जाता था।
मतलब वही चूज करते थे कि अब अगला लीडर कौन बनेगा, जैसे शास्त्री जी की बात थी, तो उन्होंने उन लोगों ने ही चूज करके दिया था। अब यहाँ पर एक चुनौती उत्पन्न हो गई थी। मोरारजी देसाई एक तरफ कह रहे थे कि नहीं, अब हमें बनना है। इंदिरा गांधी जी, अब उन्होंने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था कि अब इसके बाद सक्सेसर हम बनेंगे और हम भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। फिर इसके बाद एक इलेक्शन होता है, एक सीक्रेट बैलेट से इलेक्शन होता है कांग्रेस के विदिन कि लीडर किनको बनना चाहिए। एंड उस इलेक्शन में सरप्राइजिंगली इंदिरा गांधी जीत जाती। हालांकि इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज हैं। के कामराज या बहुत सारे जो उस समय लीडर थे, उन लोगों ने समझा था कि एक नोविश, ठीक है, मतलब क्या हुआ कि नौसिखिया है, इनको ज़्यादा कांग्रेस के बारे में पता नहीं है, देश चलाने के बारे में पता नहीं है, और एक वर्ड काफ़ी ज़्यादा कॉमन हुआ करता था उस जमाने में, गोंगी गुड़िया, राइट, इनको कहा गया था। और जो लीडर्स थे कांग्रेस के उस समय के अध्यक्ष या दूसरे लीडर थे, उन लोगों ने सोचा था कि ये जो इंदिरा गांधी जी है ना, ये हमारे कहे अनुसार चलेगी, इनको ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं है एंड सो ऑन, राइट। हालांकि इंदिरा गांधी जी शास्त्री जी की गवर्नमेंट में जो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, ये भी रह चुकी थी, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अब उस इलेक्शन होता है और मोरारजी देसाई हार जाते हैं, मतलब बेसिकली कांग्रेस पार्टी के अंदर में कि अब कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री, तो उस समय इंदिरा गांधी जी जीत जाती। इंदिरा गांधी हमारे देश की प्रधानमंत्री बनती है। 1966 में ये हमारे देश के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभालती है और 1977 तक ये रहता है, ये कार्यकाल रहता है। हालांकि बीच में 1975 में इन्होंने इमरजेंसी भी इम्पोज कर दिया था, 1977 में फिर वो इमरजेंसी खत्म होता है एंड वहाँ तक रहती है। फिर उसके बाद 1977 में पहली बार देश में नन कांग्रेस गवर्नमेंट बनती है सेंटर में। मैंने आपको बता रखा है स्टेट में नन कांग्रेस गवर्नमेंट 1957 में बन गया था, जब सीपीआई के लीडर नामोदरी पाल जी बन जाते हैं। लेकिन सेंटर में अभी तक नन कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं बना था, क्योंकि इमरजेंसी के कारण कांग्रेस का काफ़ी ज़्यादा सेटबैक देखने को मिला। एंड फाइनली 1977 में पहली बार कांग्रेस चुनाव हारती है। फिर 1977 से जनता पार्टी की सरकार बन जाती है, ठीक है। जनता पार्टी बेसिकली एक कोलिशन कह सकते हो आप, बहुत सारी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन लोगों ने अपनी कोलिशन बनाया और एक जनता पार्टी बनाया और उसके लीडर बने फिर मोरारजी देसाई जी। लेकिन ये जनता पार्टी की सरकार भी ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है। मोरारजी देसाई को फिर हटाकर जो चौधरी चरण सिंह थे वो प्रधानमंत्री बनते हैं। फिर 1980 में ये सरकार गिर जाती है। फिर 1980 में वापस से इंदिरा गांधी जी इलेक्शन जीत कर आ जाती है। फिर ये दौर चलता है 1984 तक, बिकॉज 1984 में मैडम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी। हालांकि इनका भी कार्यकाल काफ़ी सारी चुनौतियों से भरा था, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर झेलना पड़ा। बेसिकली पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ा था बांग्लादेश की आज़ादी के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम लोग समझते हैं इमरजेंसी ऑफ अपोजिशन पार्टीज। अपोजिशन पार्टीज के बारे में समझते हैं कि अपोजिशन पार्टीज किस प्रकार से इमर्ज हो रही थी। तो कुछ अपोजिशन पार्टी के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला है द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी 1920s के बीच में काफ़ी ज़्यादा दुनिया में इसका बोलबाला था, क्योंकि 1917 में बेसिकली रशियन रिवॉल्यूशन होता है और उसके बाद पूरी दुनिया में एक कम्युनिज्म को प्रैक्टिस करने वाले लोग या कम्युनिज्म को फेवर करने वाले लोगों का दौर चलने शुरू हो जाता है और वो लोग कम्युनिज्म को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इंडिया में भी कम्युनिस्ट ग्रुप इमर्ज हो जाते हैं अलग अलग पार्ट्स में। एंड 1925 में बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठन होता है, सीपीआई का गठन होता है, ठीक है, 1925 में। 1941 तक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के साथ ही काम कर रही थी, ठीक है। 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनता है और 1941 तक कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस के विधि ही काम कर रही थी। और इसका एक काफ़ी अच्छा मशीनरी भी था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का, एंड डिवोटेड कैडर भी थे एंड चीज़ें थी, राइट। सीपीआई का जो आइडियोलॉजी है वो वही था, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी थे, प्रो रशियन आइडियोलॉजी थी, रशिया को फेवर करने वाले थे, कम्युनिज्म को फेवर करने वाले लोग थे इसमें, सोशलिज्म को फेवर करने वाले लोग थे जो कि वर्कर्स लेबरर्स की बात उठाते थे, मतलब कैपिटलिज्म के उलट वाली चीज़ है ना ये, ठीक है। लेकिन फिर 1964 का दौर आता है और उस समय कांग्रेस पार्टी में दो टुकड़े हो जाते हैं। कांग्रेस पार्टी दो पार्ट में बढ़ जाती है, एक सीपीआई एंड अदर वन वाज सीपीआई-एम। सीपीआई जो पार्टी थी वो बेसिकली जो प्रो, आप कह सकते हो कि दो पार्टी, एक से आपको बता देता हूँ कि चाइना और रसिया, ठीक है, रसिया ऊपर में है, चाइना उसके नीचे, उसके बीच में ना बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया था, ठीक है, 1964 के दौर में। तो इस कारण से इंडिया में जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, उसके दो टुकड़े हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हो सीपीआई ये प्रो सोवियत, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी के ही अंदर ऐसे लोग जो कि रसिया को फॉलो कर रहे हैं या रसिया को फेवर कर रहे हैं वो सीपीआई में रह जाते हैं, और ऐसे लोग जो कि चाइना को फेवर कर रहे हैं वो चले जाते हैं सीपीआई-एम में, वो बन जाते हैं सीपीआई, ठीक है। मतलब क्लियर हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 में इसका गठन किया गया था, 1941 तक ये कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही काम कर रही थी, ठीक है। एंड 1964 में इस चाइना और रशिया के, मतलब रशिया नहीं, उस समय सोवियत यूनियन था, उसके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट के कारण इसमें दो टुकड़े हो जाते हैं एंड सीपीआई पार्टी दो टुकड़े हो गए उसके, और जो सोवियत यूनियन के सपोर्ट में थे वो लोग रह जाते हैं सीपीआई में, और जो चाइना के सपोर्ट में थे वो बन जाते हैं
प्रो चाइना वाले जो ग्रुप थे वो सीपीआई मार्क्सिस्ट, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अदर पार्टी वॉज सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये इसका जो गठन है वो नेशनल मूवमेंट के दौरान में हो गया था, 1934 के दौरान में हो गया था, कांग्रेस के विधि नहीं, कांग्रेस के अंदर में ही। 1948 में सेपरेट सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। देखिए सीएसपी जो था ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये 1934 में ही बन गया था, ठीक है, उस समय कांग्रेस के अंदर में ही रहे थे, लेकिन फाइनली 1948 में कांग्रेस पार्टी ने बोल दिया कि नहीं, आप अंदर में नहीं रह सकते हो, अंदर में रह रहे हो तो हमारी आइडियोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा, एंड फाइनली सोशलिस्ट पार्टी इससे अलग हो जाती है 1948 में। और इसका जो कह सकते हो आइडियोलॉजी है वो है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ये सोशलिज्म को फॉलो करते हैं डेमोक्रेसी के साथ, ठीक, राइट। एंड क्रिटिक्स जो थे कांग्रेस के वो ये कहते थे मतलब कि कांग्रेस पार्टी केवल कैपिटलिस्ट और लैंडलॉर्ड को फॉलो कर रही है, मतलब लैंडलॉर्ड के लिए बात उठाती है, जो वर्कर्स और पेजेंट है उसकी बात कोई नहीं उठाता। सोशलिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी क्या थी कि हम लोग लैंडलॉर्ड को नहीं, हम लोग कैपिटलिस्ट को नहीं, हम लोग वर्कर्स के लिए काम करेंगे, हम लोग पीजेंट्स के लिए काम करेंगे। और ये लोग कहते थे कि कांग्रेस पार्टी केवल इन सब लोगों के लिए काम करेगी, लैंडलॉर्ड के लिए एंड कैपिटलिस्ट के लिए। हम लोगों को काम किसके लिए करना है? हम लोगों को काम करना है पीजेंट्स के लिए, हम लोगों को काम करना है वर्कर्स के लिए, ठीक, ये चीज़ है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, किसान मजदूर पार्टी, फिर इसी पार्टी से मतलब बहुत सारी पार्टी बन के आती है, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी एंड सो ऑन, राइट। इसके जो लीडर्स थे सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है, सोशलिज्म को फॉलो करने वाले बड़े बड़े लोग, राम मनोहर लोहिया हैं, जयप्रकाश नारायण हैं। ये जो जयप्रकाश नारायण है, जेपी जिनको शॉर्ट में कहा जाता है, ठीक है, लोकनायक कहा जाता है इनको। फिर बाद में जब इमरजेंसी का दौर आता है फिर ये लीड करते हैं पूरे देश में, एंटी जो इमरजेंसी स्ट्रगल था उसको लीड करते हैं। फिर अच्युत पटवर्धन जी हैं, अशोक मेहता जी हैं, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी, ऐसे बहुत सारे जो लीडर्स थे वो इसी सोशलिस्ट पार्टी के पार्ट थे। हालांकि बाद में अलग अलग होते चले गए, अलग अलग पार्टी के पार्ट बनते चले गए। और आज के समय में जो समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, जेडीएस, इसको आप देख रहे हो, ये सब इसी सोशलिस्ट पार्टी से निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हो, ये समाजवादी पार्टी का स्लोगन है, जो मतलब आप देख सकते हो यहाँ पर सिंबल है, यहाँ पे अखिलेश यादव एंड मुलायम सिंह यादव जी हैं। देन उसके बाद अदर देखोगे तो राष्ट्रीय जनता दल मतलब लालू यादव की पार्टी, देन जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी, एंड जेडीएस जो आप देख सकते हो कि कुमार स्वामी, जो इवन की कुछ दिनों पहले तक कर्नाटका के वो चीफ मिनिस्टर भी थे, एंड उनके फादर भारत के प्रधानमंत्री भी थे, पूर्व प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के। तो ये सब का जो रूट है ना, कहीं ना कहीं तक ये सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के आया है, राइट। तो ये चीज़ें हुआ करती थी, सोशलिस्ट पार्टी का काफ़ी बड़ा अभी तक उसका आप कह सकते हो लीगेसी अभी तक जिंदा है। फिर भारतीय जनसंघ ये फॉर्म हुआ था 1951 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसके फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी थे, मतलब पहले फाउंडर एंड प्रेसिडेंट भी आप कह सकते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ही थे। इनके जो रूट्स हैं वो आरएसएस एंड हिंदू महासभा से निकल के आते हैं, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा, इन सब से निकल के आते हैं भारतीय जनसंघ। और इनका जो आइडियोलॉजी है वो क्या है? वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन थ्योरी, ठीक है। एक तरफ जहाँ उलट जो पाकिस्तान वाले क्या रहते हैं, टू नेशन थ्योरी, जिन्ना एंड सो ऑन, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी वन नेशन थ्योरी, वन कल्चर वन कंट्री। एक देश है तो एक कल्चर होना चाहिए और एक नेशन होना चाहिए, ठीक है। ये लोग अखंड भारत के लिए बात करते हैं, ये कहते हैं कि हमारे देश तभी मॉडर्न हो सकता है, तभी प्रोग्रेसिव हो सकता है जब हम अपने इंडियन कल्चर को बरकरार रख सकें, ठीक है। ये राइट विंग वाली चीज़ हो गई ना, कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को, अपने जो पुरानी चीज़ें हैं उसको बरकरार रख के आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, भारत का विकास तभी हो सकता है। और इन्होंने अखंड भारत की बात करी थी, पूरे इंडिया पाकिस्तान सबको यूनाइट करके एक अखंड भारत बनाया जाए, ये इनकी आइडियोलॉजी रही है। और उन्होंने कहा कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो आप, ठीक है, इन लोगों ने आवाज़ उठाया था, ये चीज़ें। फिर फाइनली क्या होता है कि भारत में जो न्यूक्लियर वेपन है इसको डेवलप करने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रेस किया था, बिकॉज 1964 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर लिया था। इसके बाद ये लोग भारत की सरकार पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाल रहे थे कि भारत सरकार को भी न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर देना चाहिए। बाद में जो आज के समय में भारतीय जनता पार्टी देख रहे हो, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी है सेंटर में, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से ही निकल कर आई हुई है। फिर भारतीय जनसंघ बेसिकली जनता पार्टी का पार्ट बनता है, और फिर उसके बाद फिर टूट कर भारतीय जनता पार्टी और चीज़ें इस प्रकार से बनती है। तो आज के समय में जो आप भारतीय जनता पार्टी देख रहे हो, ये सब भारतीय जनसंघ से ही निकली हुई पार्टीज़ हैं। फिर एक और पार्टी है स्वतंत्र पार्टी, बेसिकली 1959 में इसको बनाया गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी कहा जाता है, इसका गठन किया गया था। और इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो थी प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन, मतलब ये लोग कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, ठीक है, कैपिटलिज्म को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे। मतलब ये कह रहे थे कि कैपिटलिस्ट चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर का एक्सपैंड किया जाना चाहिए, वो सब चीज़। उन्होंने लैंड सीलिंग को अपोज किया था। लैंड सीलिंग बेसिकली आपको याद होगा कि जो ज़मींदारी प्रथा थी उसको ख़त्म करके इंडिया में क्या कर दिया गया था, लैंड सीलिंग, कि इससे ज़्यादा आप लैंड नहीं रख सकते हो, उससे ज़्यादा लैंड होगा तो सरकार ले लेगी और लैंडलेस लोगों को बांट देगी।
ठीक है, टैक्स रिजीम, लाइसेंसिंग पॉलिसी, एनएएम, इवन एनएएम को उन्होंने कहा था कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, उन्होंने इन लोगों ने अपोज किया था। ये प्रो यूएस पॉलिसी को एडवोकेट करते थे हमेशा से, तो ये थी स्वतंत्र पार्टी की आइडियोलॉजी। अब हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझ लेते हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बेसिकली होता क्या, इसके डेफिनेशन को समझ। पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ पीपल विथ अ सर्टेन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा। मतलब पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसको बनाया गया है एक सर्टेन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा के साथ, ताकि इलेक्शन कंटेस्ट किया जा सके और पावर में आ जा सके। तो आप जो भी देख रहे हो, चाहे आप कम्युनिस्ट पार्टी देख रहे हो, कांग्रेस पार्टी है, यहाँ पर आप बसपा को देख रहे हो, बहुजन समाज पार्टी है, यहाँ पर सपा समाजवादी पार्टी है, बीजेपी देख रहे हो, कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सब क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया है, सर्टेन आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी होगी, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी होगी। सभी पार्टीज को बनाया जाता है एक सर्टेन आइडियोलॉजी एंड एजेंडा के साथ, ताकि इलेक्शन कंटेस्ट कर सके और पावर में आ सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए कांग्रेस पार्टी का कुछ सर्टेन आइडियोलॉजी होगा, कुछ एजेंडा होगा कि हम भारत देश को इस प्रकार से ले जाएंगे। उसी एजेंडा एंड उसी आइडियोलॉजी के साथ कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया होगा, और ताकि आप फिर इलेक्शन में कंटेस्ट कर सको और उसके बाद पावर में आ सको। लाइकवाइज बीजेपी के साथ भी ऐसा ही होगा, लाइकवाइज अदर पार्टीज के साथ भी ऐसा होगा। तो पॉलिटिकल पार्टी यही होता है ना, पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा बनाया गया एक ऐसा संगठन होता है जिसका एक सर्टेन आइडियोलॉजी और एजेंडा होता है, और इसका मेन मकसद होता है कि इलेक्शन कंटेस्ट करना और पावर में आना। ये चीज़ होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट हो गए, एक लीडर जो उसके लीडर होंगे, एंड उसके फॉलोअर जो एक्टिव मेंबर्स आप कह सकते हो, ये एक्टिव मेंबर्स होंगे, थर्ड फॉलोअर्स, राइट। तो आप लीडर, मेंबर्स एंड फॉलोअर, ठीक है। आप देख सकते हो कि जैसे बीजेपी की बात करो तो जो लीडर्स हैं, मोदी जी हैं या अमित शाह हैं, नड्डा साहब हैं, ये सब उसके लीडर हो गए, और उसके मेंबर जो बीजेपी को ज्वाइन कर रखे होंगे, ठीक है, उसके मेंबर्स होंगे, कार्यकर्ता होंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे आपने घर में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो किसी न किसी पार्टी को फॉलो कर रहे होंगे, वो मेंबर नहीं है, वो फॉलोअर है। तो ये चीज़ है। तो पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड द फॉलोअर्स, राइट। तो वर्ल्ड में बेसिकली 3 टाइप के पार्टी सिस्टम देखने को मिलते हैं। सबसे पहला होता है सिंगल पार्टी सिस्टम। इसमें क्या होता है कि 1 रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट करती है। नाम से लग रहा है सिंगल पार्टी सिस्टम, क्या कहोगे? एक सिंगल रूलिंग पार्टी एग्जिस्ट करती है, कोई अपोजिशन परमिटेड नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, क्यूबा, सीरिया, ये सब ऐसे एग्जांपल है जहां पर एक केवल 1 पार्टी रूल होता है, कोई अपोजिशन को परमिशन नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो चाइना, क्यूबा और फॉर्मर यूएसएसआर जो था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो सब इसके एग्जाम्पल थे जहाँ पर सिंगल पार्टी सिस्टम था। अदर वन इज 2 पार्टी सिस्टम। यहाँ पर 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज और भी होते हैं, लेकिन 2 ही मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं। जैसे यूएसए में, ठीक है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी का, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक है। यहाँ पर 2 ही पार्टी मेजर पार्टीज है और वही इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। यूके में भी आप देखोगे तो एक लेबर पार्टी है, सो ऑन। तो ऐसी चीज़ें होती है वहाँ पर, ठीक है। तो ये 2 पार्टी सिस्टम हो गया। तो इसके एग्जाम्पल हो गया यूएसए एंड यूके। एंड उसके बाद एक होता है एक मल्टी पार्टी सिस्टम, जो कि अपने देश में होता है, हमारे प्यारे भारत में होता है। इंडिया, श्रीलंका, फ्रांस, इटली, इन सब में मोर देन 2 पॉलिटिकल पार्टी। सिंपल सी बात है सर एंड मैम, एक पार्टी है 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी है, 2 मेजर पार्टीज है वहाँ पर 2 पार्टी सिस्टम, एंड मल्टी पार्टी मतलब 2 से ज़्यादा पार्टी है। सो एग्जाम्पल इंडिया, श्रीलंका, फ्रांस, इटली। केवल आप एग्जाम्पल याद रखो, क्योंकि नाम से ही क्लियर है ये सब चीज़, डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है। केवल आप एग्जाम्पल रखो, कहाँ पे 1 पार्टी, कहाँ पे 2 पार्टी है, कहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम, राइट। फिर अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कोलिशन सिस्टम। कोलिशन सिस्टम क्या होता है? देखिए, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जब केवल एक पॉलिटिकल पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि लोकसभा में 500 सीट, या पर्टिकुलरली आप ठीक लगा लो 543 लगा लो, ठीक है। अब आपको सरकार बनाने के लिए कितना चाहिए? 50% से ज़्यादा चाहिए। तो 273 सीट्स जिसके पास आ गए, वो पार्टी सरकार बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लो कि किसी एक पार्टी को 273 आए ना, किसी को 200 आ जाए, किसी को 100 आ जाए, राइट, किसी को 50 आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे चीज़ें हो जाए। तो अब कोई भी सरकार कैसे, कोई भी पार्टीज कैसे सरकार बनाएगी, कोई भी पार्टी कैसे सरकार बनाएगी? किसी के पास तो 273 नहीं है। तो क्या किया जा सकता है? ये पार्टी कहेगी कि हम इसके साथ कोलिशन करके सरकार बना लेते हैं, या फिर 200 वाली 50 और ये जो 20 और किसी और को भी साथ लेकर सरकार बना लेगी। तो इस सिस्टम को क्या कहा जाता है? कोलिशन सिस्टम। जब मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टी साथ में आती है और सरकार बनाती है, उस स्थिति को कहा जाता है कोलिशन सिस्टम। इसमें फ़ायदा क्या होता है? देखिए, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। फ़ायदे ये होते हैं कि कोई भी एक सिंगल पार्टी का डोमिनेंस नहीं होता है।
अगर मान लो कि एक पार्टी अकेले सरकार बना रखी है और एक समय ऐसा है कि एक पार्टी अकेले सरकार नहीं है, उसको 2-3 पार्टी की सहायता की ज़रूरत है, तो कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा? दूसरा वाला कह सकते हो कि ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय उन लोगों की बातें भी सुनी जाएंगी। हालांकि सिंगल पार्टी अगर फुल मेजोरिटी है, उसके भी अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कोलिशन सिस्टम के क्या फ़ायदे? कोलिशन सिस्टम के फ़ायदे ये हैं कि उन पार्टीज़ की बात भी सुनी जाएगी, आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ है। तो मतलब क्या होता है, उनका डोमिनेंस कम हो जाता है उस स्थिति में। जैसे अभी मान लो कि कुछ सालों पहले तक 2014 में हमारे देश में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, जिसमें बीजेपी को फुल मेजोरिटी था। लेकिन उससे पहले क्या होता था, एक दौर ऐसा चला था 1990s के बाद से, जब किसी भी एक पार्टी को हमारे देश में फुल मेजोरिटी नहीं मिला करता था। ठीक है, तो वो सिस्टम भी हम लोगों ने देखा था कि नेसेसरी नंबर सीट्स नहीं मिलते थे, तो उनको क्या करना पड़ता था, दूसरी पार्टीज के साथ कोलिशन करना पड़ता था। इसके हालांकि नुकसान भी है। आप देख रहे हो कि वाजपेयी जी यहाँ पर बैठे हुए, उनको बहुत सारी पार्टीज के साथ कोलिशन करके मोर देन 10 पार्टीज के साथ कोलिशन करके वाजपेयी जी ने सरकार चलाई थी। कितना मुश्किल होता था। हालांकि इससे दिक्कत भी है कोलिशन सिस्टम के कि कंटिन्यूटी नहीं रहता है। दूसरी चीज़ की पॉलिटिकल इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है और सबको खुश रखने की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी एक पार्टी अगर जैसे ट्रिगर दबा दे तो इनकी भी सरकार चली जाएगी, या कुर्सी के जैसे होते हैं ना, कुर्सी चेयर, उसका एक पहिया भी अगर निकल गया या एक टांग भी उसकी निकल गई तो पूरी सरकार गिर जाएगी। तो ऐसी स्थिति होती है। कोलिशन सिस्टम के अपने फायदे हैं और अपने नुकसान भी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, दैट्स इट। एंड आप लोगों को करना क्या है कि आप लोगों को ये चैप्टर 2-3 बार देख लेना है वीडियो को पास करके, एंड उसके बाद आपको नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, एंड उन नोट्स को पढ़ना है, बार बार चीज़ें करनी है एंड प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप लोग हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हो, वहाँ पर मेल आईडी भी दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर आपको अदर नोट्स एंड मटेरियल्स मिलते जाए जाएंगे, एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड सी यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच।